नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं समीना। दोस्तों, आज हम स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर के बारे में स्वामी जी से चर्चा करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर का मतलब क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसे किस तरह से डायग्नोस किया जाता है। अगर हमें स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर आ जाता है तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका क्या इफेक्ट होता है, इस बारे में आज हम बातचीत करेंगे। स्वामी जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर का मतलब क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। जरूर। नमस्कार प्रेमियों। एक ट्यूमर जो हम कहते हैं, जो हमारे शरीर में कहीं पे भी आ सकते हैं, मगर जब ये ट्यूमर जो फॉर्म होता है उसके दो कारण होते हैं। एक कारण होता है जो हमारा लाइफ में जो हम स्ट्रेस जो है उसको मानसिक तनाव जो कहते हैं, उसको जब हम उसको अमल कर लेते हैं हमारे जीवन में, उसकी वजह से हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमियां हो जाती है, न्यूट्रिशंस की कमियां हो जाती है, जिसकी वजह से वो छोटा सा एक सिस्ट फॉर्म होके फिर वो नर्व कंप्रेस करता है, जिससे ही उसी सिम्टम से हमें पता चल जाता है कि हमें स्पाइनल पेन है। और उसके बाद वो सिस्ट वो ट्यूमर में बदल सकता है, वो डिफ्यूज होगा, बल्ज होगा, फिर वो ट्यूमर में आ सकता है। तो उसके लिए कभी भी दर्द आती है, हमारी कमर में दर्द आती है या घुटने में दर्द आती है, तो तुरंत ही हमने इसको उपाय ढूंढना चाहिए। और दूसरा जो है लाइफस्टाइल हैबिट्स। अभी लाइफस्टाइल हैबिट्स हम लेंगे, बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल हैबिट्स बिगड़ा हुआ है, जिसमें वो क्या करते हैं, धूम्रपान का सेवन करते हैं या नशे का सेवन करते हैं या अल्कोहल पी लेते हैं। तो इस तरह से जो करते हैं, और प्रोटीन फैट्स चाहे वो वेज में हो नॉन वेज में हो ज़्यादा खा लेते हैं, तो उसकी वजह से जिसका मानसिक तनाव है उसको एक इंडाइजेशन उसके शरीर में हमेशा होता ही है, वो ऑर्गन फेल नहीं करता, जिसकी वजह से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में कमियां हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, या पोटेशियम ज़्यादा बढ़ सकती है, और जिसकी वजह से आपकी क्लोरीन बढ़ सकती है। इस तरह से मिनरल्स में कोई वेरिएशंस आ गया, तब जाके उनको इंडाइजेशन और फैटी लिवर स्टार्ट हो जाता है। जब फैटी लिवर या इंडाइजेशन जब आ जाती है, हमारा ह्यूमस जो कहते हैं वात पित्त कफ आयुर्वेदा के अंदर, जिसमें वात भी बढ़ सकता है या पित्त भी बढ़ सकता है या कफ भी बढ़ सकता है, उनकी फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन किस प्रकार से है, उनका मिनरल्स कितने इफेक्टिव है, उस प्रकार से उनका वो इम्बैलेंस हो सकता है, दोष। जब दोष में इम्बैलेंस आ जाती है तो उसमें एक ना एन्यूरिज्म्स कहते हैं या हम स्टेनोसिस कहते हैं। स्टेनोसिस में क्या होता है, ब्लड क्लॉट होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमियां ज़्यादा होने लगती है शरीर में। दूसरी प्रकार एन्यूरिज्म्स होने लगा, यानी कि खून बहने लगा अंदर ही अंदर, तब भी जाके ये समस्या हो सकती है कि वो जाके एक ट्यूमर फॉर्म होने का अवकाश बन सकता है। तो इस तरह से जो चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से या हमारे मानसिक तनाव की वजह से हम जो लेते हैं, तब जाके पहला सिम्टम जो हमें नज़र आती है वो है कमर की दर्द। जब कमर की दर्द आती है, हम हमेशा यही सोचते हैं कुछ मोच आ गया होगा, हम उसको क्रैम्प या मोच ऐसे समझ के नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी बीमारी हो या कोई भी अतिथि हो, जिस प्रकार से मैंने बोला था, वो 3 दिन या 7 दिन के ऊपर रहेंगे, वो बीमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस बीमारी को दूर करने के लिए वक्त से हमने डॉक्टर से सलाह लेना है, डायग्नोसिस करवाना है, किस कारण हमें ये हुआ। तो पहला कारण आप ये भी सोच सकते हो, कहीं आप नीचे फिसल के गिर गए या कहीं चोट लग गई, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेशन हुआ तो आपको स्पाइन में दर्द हो रहा है। दूसरा कारण आप ये कर सकते हैं कि आपकी ओबेसिटी बढ़ गई क्या है, जिसकी वजह से आपको नर्व के ऊपर फिर से वो बल्ज होके मसल्स पूरा टिश्यूज पूरा बल्ज होके आपके डिस्क के ऊपर गिर रहा है, नर्व के ऊपर गिर रहा है, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेशन होके आपको दर्द आ रहा है। तीसरा, ऐसी चीज़ों में क्या होता है, छोटा सा सिस्ट फॉर्म हो जाता है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिशन आपके स्पाइन कॉर्ड को नहीं मिलता है, तब जाके आपको ये पैदा हो जाती है। ये दर्द जब पैदा होती है तभी आप डायग्नोस कर लोगे क्या कारण था जिसकी वजह से मुझे हो रहा है, तब जाके आपको सही तरीके से पता चल जाएगा वो सिस्ट है या केवल डिफ्यूज है। डिफ्यूज के बाद सिस्ट हो जाती है, सिस्ट के बाद वो आपको ट्यूमर बन जाती है। तो वो ट्यूमर तक कहाँ तक गया, ये ट्यूमर कब आती है, जब
आपका डिफ्यूज बल्ज होने के बाद आप उसको ऐसे ही छोड़ दिए बिना ट्रीटमेंट दिए, साल 2 साल 3 साल निकल गया, फिर उसके बाद वो सिस्ट बन जाती है क्योंकि खून की दौड़ तो नहीं रहती। उसके बाद जैसे ही आपकी वात बढ़ जाती है तो वहाँ पे सिस्ट हो जाती है। उसके बाद जाके आपको वो सिस्ट थोड़ा थोड़ा हिर्निएटेड डिस्क कहते हैं, उसके बाद वो जाके बड़ा होके ट्यूमर हो जाता है। वो नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं, कैंसरस भी हो सकते हैं। तो इलाज के ऊपर भी है और कितनी समय तक आपने उसको छूट दिया। जब आप छोड़ देते हैं तो कम से कम वो 5 साल के अंदर वो आपको नॉन कैंसरस ट्यूमर भी हो सकते हैं या कैंसरस ट्यूमर भी हो सकता है। तो स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर के लिए क्या कोई एज लिमिट है? कौन से कितने साल के लोगों में ये पाया जाता है? देखिए, इसके लिए कोई एज नहीं होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे निकले हैं जिनको हार्ट के अंदर छेद है, दिल की बीमारी जो हम कहते हैं। इसी प्रकार आप ये भी देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को पोलियो अटैक के साथ पैदा होते हैं क्योंकि उनको न्यूट्रिशन फूड प्रॉपरली नहीं मिला, उनके अंदर प्रॉपर मिनरल्स नहीं है। इसको जेनेटिक फैक्टर्स हम कहते हैं। जब भी एक माँ कंसीव करती है तब उसको पौष्टिक आहार नहीं मिला, जिसके वजह से भी ये इम्प्रेशंस आते हैं। या कभी कभार पिता बीमार हो सकता है, फिर बच्चा पैदा होने के बाद पिताजी का बीमार भी उसको हायरार्की में आ सकता है। तो ये जेनेटिक फीचर्स के अंदर, ये स्पाइन के अंदर जो भी कमियां आती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब कम हो जाती है, नर्वस सिस्टम फंक्शंस नहीं करते प्रॉपरली और वात पित्त कफा दोषा में कोई भी इम्बैलेंस होता है, उसके वजह से बच्चे के ऊपर ये असर होती है। और इस असर को अंग्रेजी में ये भी कहा गया है आर्टरोवीनियस मालफॉर्मेशन, ये भी हम कहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, उसका कोई एज लिमिट नहीं होता। वो छोटे बच्चे या बुजुर्ग में भी ये पाया जाता है। जब भी उनको मानसिक तनाव, एक माँ एक मानसिक तनाव में है या पिता एक मानसिक तनाव में है, फिर उनका यूनियन हो जाता है, उसकी वजह से एक बच्चा पैदा होता है। किसी के अंदर भी मानसिक तनाव हो, उसकी प्रभाव वो खून के ऊपर पड़ेगा। वो खून वो बच्चे के अंदर जब जाता है तो उस बच्चे को भी वही मानसिक तनाव के साथ ये शारीरिक तनाव भी आ जाती है। इसी प्रकार जब हम बड़े लोगों के अंदर लेते हैं तो उसमें जेनेटिक का कोई रोल नहीं होता। उनका फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल कंडीशंस वो कहाँ पे आपको पैदा होती है, जब उनकी मानसिक तनाव ज़्यादा होती है और उनकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होती है, तब जाके उनके ऊपर ये इंप्रेशंस आती है। तो इसके लिए कोई एज फैक्टर्स नहीं है। अगर स्वामी जी, जैसे आपने कहा कि इसके लिए जेनेटिक भी एक रीज़न हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर आ चुका है तो उन्होंने सर्जरी भी करवा लिया है, बावजूद अगर दर्द कम नहीं होता है तो क्या वो दूसरी बार सर्जरी करवा सकते हैं? सक्सेस रेट कितना है? देखिए, एक होता है कैंसरस ट्यूमर, एक नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। नॉन कैंसरस ट्यूमर को एक बार आपने सर्जरी कर दिया तो वो तो हट जाएगा हमेशा के लिए। मगर जहाँ पे नस कट जाती है, ऑपरेशन करते वक्त नस कट जाती हैं या कुछ कंप्रेस हो जाती हैं जिसको वो रेक्टिफाई दोबारा नहीं कर सकते, तो उस चीज़ में तो हमेशा उनको दर्द रहेगा ही रहेगा। और सर्जरी के बाद हमारे पास आने से बहुत कम लोगों को, यानी कि 10% चांसेस होता है जिनको हम ठीक कर सकते हैं। अभी कैंसर सेल है तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह फैलने लगते ही रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ नोड्स हैं जिसके थ्रू जल्दी से स्प्रेड हो जाता है, या हमारे ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू जल्दी से स्प्रेड होता है। तो ये ब्लड कैंसर होगा तो दूसरा ब्लड तो हम दे सकते हैं, मगर ये स्पाइन कैंसर हो गया तो लिम्फ नोड्स भी साथ साथ उसके साथ चल रहा है, तो स्प्रेड ज़्यादा जल्दी बड़ा होते जाएगा। उसको हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही कोई एलोपैथी डॉक्टर भी उसको कुछ कर सकते हैं। तो कन्वेंशनल सिस्टम में भी वो फेल होगा और ट्रेडिशनल सिस्टम में भी फेल होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आयुर्वेदा के अंदर कैंसर सेल्स के लिए हमारे पास अच्छे औषधियाँ हैं, और इवन कन्वेंशनल सिस्टम में भी ये कहते हैं, मगर जहाँ तक हमने देखा है ये सक्सेसफुल रेट 1 to 2% ही है कैंसरस में। नॉन कैंसरस में यही हो सकता है कि आपका वहाँ से तो ट्यूमर तो हट जाएगा, मगर हटने के बाद भी उसकी प्रभाव थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि तब जाके ऑपरेशन करते हुए कुछ कहीं पे भी आपका ये मेम्ब्रेन्स वो टियर हो गया है, वो फट गया है, तो उस मेम्ब्रेन्स को तो आप ठीक नहीं कर सकते। वो बल्ज हमेशा के लिए रह जाएगा, उस बल्ज हमेशा वो डिस्क के ऊपर कंप्रेस करते रहेगा, जिसके वजह से आपको एक ना नमनस आ सकती है लोअर लिम्स में, मगर आपके हाथ पाँव नहीं जाएंगे, लोअर लिम्स में नमनस आ सकती है। और
दर्द हमेशा रह सकता है। तो लोअर लिम्स को हम बचा सकते हैं, टिक कर सकते हैं, मगर अपर लिम्स में जहाँ पे भी उनको आया हुआ है ट्यूमर, उसको हम कुछ कर नहीं सकते। कुछ केसेस हैं जहाँ पे ऑपरेशन नहीं हुआ है, वो चाहे डिफ्यूज से लेके वो सिस्ट बना हो या छोटा नॉन कैंसरस ट्यूमर बना हो, तब जरूर हमारे आयुर्वेदा के अंदर जलोका है, जिसकी वजह से हम ट्रीट कर सकते हैं, या मर्म चिकित्सा में मैनिपुलेशन स्टिमुलेशन करवा के उसको ठीक कर सकते हैं। स्वामी जी, आजकल तो हर कोई फिट एंड फाइन रहना चाहता है, तो अगर कोई व्यक्ति जैसे हम हो गए तो हमें स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर ना आए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? जैसे पहले ही मैंने आपको बताया था, बहुत सिंपल है। आप जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठेंगे, 3-4 बजे उठेंगे, जरूर आपका जीवन बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उस वक्त एक 5 से 6 घंटा या 8 घंटे की नींद के बाद आपका दिमाग इतना शांत और पवित्र रहता है, तब जाके आप कोई भी चीज़ हो, अच्छी चीज़ें हो, उसको ग्रहण कर सकते हैं। दिमाग की ओर से भी, शारीरिक रूप से भी आप ग्रहण कर सकते हो। और दूसरी बात है आपका खान पान, उसके ऊपर आपने हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो सात्विक चीज़ें हैं उसको हम खाने से हमारी बुद्धि भी सात्विक होती है, और उसकी जो डाइजेशन पावर होती है हमारे इंटेस्टाइन का, वो और इसका स्प्लीन का, वो बहुत ही अच्छा होता है। कभी कभार क्या होता है, जब इंडाइजेशन सोने लगता है, पहला जो अफेक्ट होता है वो स्प्लीन होता है और पैनक्रियास होती है। पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, तब जाके फैटी लिवर होने लग जाती है। इसी प्रकार से स्प्लीन डाइजेशन पावर को कम कर दिया, तब जाके फैटी लिवर हो जाती है। ये दोनों जो ऑर्गन हैं ये बहुत छोटी हैं, जब ये आपका डाइजेशन पावर को कम कर देती है, जिसकी वजह से खून की रोक वहाँ पे हो जाती है, और उसके बाद पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस कहते हैं, वो आ जाती है। वो आ गया तो उस इंसान का या उस पेशेंट का लाइफ टाइम तो बहुत कम हो जाता है। इसी वजह से मैं इतना ही आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अच्छे जीवन बिताइए, धूम्रपान का सेवन ना करें, जितना भी स्ट्रेस हो उसको छोड़िए। ये पान पराग गुटखा ये सब छोड़ना, सेवन करना छोड़ देंगे, आपका जीवन अच्छा होगा। और मदिरा पीना छोड़ दीजिए, उससे आपका जीवन का लक्ष्य भी अच्छा रहेगा, और आपको एक दृष्टिकोण मिलेगी, अच्छी दृष्टिकोण हमने कैसे किस तरह से जाना है। शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद बेटी। तो दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर के बारे में हमारे स्वामी जी ने हमें काफ़ी खूबसूरती से समझाया है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको कभी भी स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर ना आए, तो स्वामी जी के बताए हुए सिंपल टिप्स आप फॉलो कीजिए। कहते हुए हमारा कार्यक्रम हम संपन्न करते हैं। आप बने रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।